नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड में आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टडी करेंगे। विद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण या युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं, विद्युत अपघटनी सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। इसमें हम सबसे पहले लें विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल वह विद्युत रासायनिक साधन है या युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत अपघटनी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो इसमें एक कैथोड और एक एनोड होता है। विद्युत अपघटनी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है या विद्युत अपघट्य है उसका जलीय विलयन लेते हैं और इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कैथोड और एनोड को लगा देते हैं। यानी ये एक कंटेनर में हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया और इस कंटेनर में हम एनोड और कैथोड लगा देते हैं और इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। विद्युत अपघट्य के विलयन में जिस इलेक्ट्रोड की ओर से विद्युत धारा का प्रवेश होता है वो धनाग्र या एनोड कहलाता है और जिस इलेक्ट्रोड की ओर विद्युत धारा निकलती है उसे हम ऋणाग्र या कैथोड कहते हैं। जैसे ही हम विद्युत धारा किसी इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट AB लिया, इस इलेक्ट्रोलाइट AB के सॉल्यूशन को हम इस कंटेनर में लेकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह इलेक्ट्रोलाइट किस में आयनित होगा, A+ और B- में, अर्थात A धनायन और B ऋणायन में आयनित हो जाता है। अब विद्युत धारा का प्रवाह करने पर जो धनायन है वो कैथोड की ओर मूव करते हैं, यानी जो कैटायन है वो कैथोड की ओर मूव करते हैं और डिस्चार्ज हो जाते हैं, अपना यानी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उदासीन हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसी तरह से जो ऋणायन है वो एनोड की ओर मूव करते हैं और अपना आवेश त्याग कर डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जिस इलेक्ट्रोड पर कैटायन डिस्चार्ज होते हैं वो कैथोड कहलाता है और जिस इलेक्ट्रोड पर एनायन डिस्चार्ज होते हैं वो एनोड कहलाता है। तो यहाँ हम देखें, अभी देखा हमने कि एक इलेक्ट्रोलाइट Ba जो है वो B+ और A- यानी B धनायन और A- ऋणायन में परिवर्तित हो गया। अब जो धनायन है वो कैथोड पर डिस्चार्ज हो रहा है और ऋणायन जो है वो एनोड पर डिस्चार्ज हो रहा है या उदासीन हो रहा है। तो इस तरह से उदासीन होने पर विद्युत परिपथ पूर्ण होता है और विद्युत धारा के प्रवाह से जो विद्युत अपघट्य है उसका अपघटन हो जाता है। तो यह प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। इस अभिक्रिया में विद्युत धारा रासायनिक यानी विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जैसे हम NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन देखें, NaCl के जलीय विलयन को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लेकर उसका विद्युत अपघटन करते हैं तो NaCl का आयनन होगा Na+ और Cl- में। इसी तरह से H2O जो है, H2O भी आयनित हो जाता है H+ और OH- आयन में। अब जो यहाँ धनायन कौन कौन से हैं, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन, और ऋणायन हमारे हैं क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन।
अब जो धनायन सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन में हाइड्रोजन आयन का उदासीनीकरण विभव सोडियम आयन से कम है, अतः हाइड्रोजन आयन जो हैं वो पहले कैथोड की ओर गमन करेंगे और कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी H आयन जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और H में परिवर्तित हो जाएगा और 2 H परमाणु संयुक्त होकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, यानी कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अब एनोड पर हम देखें, एनोड की ओर क्लोराइड आयन और OH आयन दोनों गति करते हैं, परंतु क्लोराइड आयन का उदासीनीकरण विभव OH से कम होने के कारण पहले क्लोराइड आयन जो हैं वो एनोड पर डिस्चार्ज होंगे, यानी क्लोराइड आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देते हैं और Cl में परिवर्तित हो जाते हैं। 2 Cl मिलकर क्लोरीन गैस बना लेते हैं, तो जो कि एनोड पर मुक्त होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि NaCl के विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होगी। दूसरे प्रकार का सेल लें हम, गैल्वेनिक सेल। इसे हम डैनियल सेल भी कहते हैं और वोल्टिक सेल भी कहते हैं। गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात इस सेल की सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। गैल्वेनिक सेल को हम विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। इस सेल का प्रमुख उदाहरण हम डैनियल सेल लें। इसे JF डैनियल ने दिया था। डैनियल सेल में रेडॉक्स रिएक्शन होती है। डैनियल सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड, ठीक है। इसमें एक जिंक धातु का इलेक्ट्रोड होता है और जिसे हम कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट के विलयन में रखते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोड कॉपर धातु का होता है जिसे हम कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं। दोनों विलयनों को एक पोरस मेम्ब्रेन द्वारा या पोरस वॉल द्वारा पृथक कर देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड को विद्युत परिपथ से जोड़ते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यहाँ हम एग्जाम्पल देखें, यहाँ हम एक डायग्रामेटिक एग्जाम्पल देखें डैनियल सेल का या गैल्वेनिक सेल का। इस गैल्वेनिक सेल को हम तीनों तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी एक गैल्वेनिक सेल का हमने एग्जाम्पल लिया है जिसमें एक कंटेनर, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर को एक पोरस मेम्ब्रेन या वॉल से पृथक 2 चैम्बर में पृथक किया गया है। एक चैम्बर जो है वो एनोडिक चैम्बर है जिसमें जिंक धातु का एनोड लगा रखा है, और दूसरा जो चैम्बर है वो कैथोडिक चैम्बर है जिसमें कॉपर धातु का कैथोड लगा है। जिंक धातु के एनोड को हम जिंक सल्फेट के विलयन में डिप करते हैं और कॉपर धातु के कैथोड को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डिप करते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोड को हम विद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, यानी इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। हम दूसरी तरह से भी गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी 2 अलग अलग कंटेनर बीकर में हम एक बीकर में जिंक सल्फेट लेते हैं और दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक का एनोड लगा देते हैं और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का कैथोड लगा देते हैं। दोनों बीकर को हम एक साल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं। अब दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम तार द्वारा जोड़कर विद्युत परिपथ पूरा करते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। गैल्वेनिक सेल को या डैनियल सेल को हम तीसरी तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें हम एक बीकर लेते हैं जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं और इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं।
एक पोरस पॉट लेते हैं, ये एक पोरस पॉट है। इस पोरस पॉट में हम जिंक सल्फेट का विलयन भरते हैं और इसमें जिंक इलेक्ट्रोड डिप कर देते हैं। इस पोरस पॉट को हम कॉपर सल्फेट वाले बीकर में रख देते हैं। अब जिंक, कॉपर और जिंक दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम तार द्वारा कनेक्ट कर देते हैं और विद्युत परिपथ पूरा कर देते हैं। जैसे विद्युत परिपथ पूर्ण होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो यह डैनियल सेल का एक उदाहरण है। डैनियल सेल में किस प्रकार से अभिक्रिया होती है? जैसे ही हम दोनों इलेक्ट्रोड को परिपथ से जोड़ते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। डैनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड जो है वह अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाता है और जिंक आयन में परिवर्तित हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो परिपथ द्वारा कैथोड की ओर गति कर जाते हैं और जिंक आयन जो है जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक जो है जिंक आयन के रूप में विलयन में मुक्त हो जाता है। अब यह इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन तार द्वारा कैथोड पर पहुंचता है और कैथोड जो कि कॉपर सल्फेट के विलयन में डिप है, कॉपर आयन कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाते हैं कॉपर में और कॉपर का डिपोजिशन हो जाता है। तो इस तरह से कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। संपूर्ण अभिक्रिया हमारी किस तरह से होगी? कैथोड पर हमारा क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ, अर्थात जिंक आयन अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक आयन में परिवर्तित हो गया Zn2+ में, और एनोड पर और कैथोड पर कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाता है, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में अपचयित हो जाता है। तो कुल रिएक्शन हमारी क्या होगी? Zn प्लस Cu2+ इक्वल टू Zn2+ प्लस Cu, अर्थात यहाँ हम देखें जिंक का ऑक्सीकरण होता है और कॉपर का अपचयन होता है। तो जहाँ ऑक्सीकरण होता है वो इलेक्ट्रोड हमारा एनोड कहलाता है और जहाँ अपचयन होता है या रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड कहलाता है। तो दोनों इलेक्ट्रोड पर जो अभिक्रिया होती है उन्हें हम एकल इलेक्ट्रोड अभिक्रिया या हाफ सेल रिएक्शन या अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं। दोनों अर्ध सेल अभिक्रियाओं को जोड़कर नेट सेल अभिक्रिया प्राप्त होती है। डैनियल सेल में जो विद्युत वाहक बल होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.10 वोल्ट प्राप्त होता है, जो कि दोनों इलेक्ट्रोड का विभवांतर होता है। डैनियल सेल को हम सेल सूत्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। सेल सूत्र हम किस तरह से लिखते हैं डैनियल सेल के लिए? Zn S, ब्रैकेट में हम S लिखते हैं जो कि सॉलिड को बताता है, यानी ये जिंक इलेक्ट्रोड हो गया। अब जिंक इलेक्ट्रोड और जिंक आयन को हम पृथक करने के लिए एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं जिंक आयन जो कि एक्वस फॉर्म यानी विलयन में है। अब दो विलयनों को पृथक करने के लिए बीच में हम एक पोरस मेम्ब्रेन या पोरस वॉल लगाते हैं। पोरस वॉल या पोरस मेम्ब्रेन को प्रदर्शित करने के लिए हम दो वर्टिकल पैरेलल लाइन से प्रदर्शित करते हैं, यानी ये जो दो वर्टिकल पैरेलल लाइन है ये हमारी पोरस मेम्ब्रेन या पोरस वॉल को प्रदर्शित करती हैं। तो जिंक Zns सिंगल वर्टिकल लाइन, Zn2+ एक्वस, फिर डबल वर्टिकल लाइन, फिर कॉपर आयन Cu2+ एक्वस फॉर्म में है, और फिर हम वापस सिंगल लाइन वर्टिकल लाइन से कॉपर सॉलिड यानी कॉपर इलेक्ट्रोड को प्रदर्शित करता है। या हम ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं Zn सल्फेट विलयन, फिर दो वर्टिकल लाइन, फिर कॉपर सल्फेट विलयन, फिर सिंगल वर्टिकल लाइन कॉपर, यानी ये हमारा जिंक इलेक्ट्रोड को और ये हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड को व्यक्त करता है। डैनियल सेल में सेल अभिक्रिया के कारण मुक्त ऊर्जा में कमी होती है, यानी ΔG के मान में कमी होती है, जो कि प्राप्त विद्युत ऊर्जा के तुल्य होती है। तो जो मुक्त ऊर्जा में कमी है -ΔG वो किसके बराबर है? विद्युत ऊर्जा के, यानी
माइनस डेल जे इक्वल टू NFE। तो यह हमारे दो प्रकार के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थे, विद्युत अपघटनी सेल और वोल्टिक सेल। थैंक यू।